तो भाई फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर 11 सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो भाई कौन बनेगा डॉक्टर? मैं। सारे सही थे यार मेरे क्वेश्चंस तो मैंने कोई लिखा नहीं एक बार, लेकिन पिछले लेक्चर देख लेते हैं। तो हमने पढ़े थे भाई गैसियस लॉस पढ़े थे, है ना। गैसियस लॉस के बाद भाई हमने जो है कंबाइंड गैस इक्वेशन पढ़ी थी। कंबाइंड गैस इक्वेशन के बाद हमने स्टोइचियोमेट्री शुरू करी थी, ठीक है। अब भाई वो स्टोइचियोमेट्री कंटिन्यू रहेगी, है ना। तो भाई जो है बैलेंसिंग जो है, बैलेंसिंग तो आती है ना सबको, बैलेंसिंग तो बहुत ईजी भी है ना। लेकिन सर ने लाइक जब भी एक हाइड्रोकार्बन के मतलब ट्रिक नहीं, एक तरह से मतलब ये है शायद सिलेबस में है, मतलब सिलेबस में नहीं मतलब बुक में दे रखा है, लेकिन भाई इसका लाइक मेरे ख्याल से ज़रूरत तो नहीं है। मतलब सर ने भी देते हुए यही बोला था रटना मत, ये बैलेंसिंग खुद ही करना। लेकिन भाई अगर हम देखें कि भाई जैसे अब हाइड्रोकार्बन है तो मतलब CH + O2 गिव CO2 + H2O, ये है बैलेंसिंग ऑफ कंबशन। कंबशन मतलब आग जला रहे हैं हम किसी चीज़ को। अगर हम जला रहे हैं किसी चीज़ को तो ऑक्सीजन तो होएगी, और जल के भाई वो CO2 और H2O बनता है, ठीक है। ये याद रख लो, ठीक है। मैं मतलब अगर जला रहे हैं तो भाई हमने हर बार पढ़ा ना कि जलाने में भाई ऑक्सीजन तो यूज़ होती है ना भाई। और अगर हम CH वाला कोई कंपाउंड जला रहे हैं तो CO2 और H2O बनता है, ठीक है भाई। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन देखें CH, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। तो CH(CXHY) है ना प्लस O2 गिव्स CO2 और H2O, है ना। तो अगर हम यहाँ पे बैलेंस करना चाहें तो भाई जैसे यहाँ पे X है तो यहाँ का तो X ही रहेगा, यहाँ पे X जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Y है तो यहाँ पे Y/2 आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई H तो 2 पहले से ही रखा है, यहाँ पे वो सिंगुलर था, ठीक है, इसलिए Y/2 आ गया, ठीक है। अब भाई यहाँ पे X, यहाँ पे भाई हो गए 2X हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे हो गए Y/2O, ठीक है। तो एक तरह से 2X + Y/2O आना चाहिए ना ये, लेकिन भाई अगर हम 2 को यहाँ पे नीचे ले जाए तो X/Y/4 आ जाएगा एक तरह से, ठीक है भाई। ये याद मत करना, ये तुम खुद ही कर लेते हो बैलेंसिंग। अगर तुम्हें नहीं आती बैलेंसिंग तो यार किसी की यूट्यूब वीडियो देख लो, उससे सीख लो यार, मतलब बहुत ईजी होती है बैलेंसिंग तो, ठीक है। 10th में ही पढ़ी थी हमने, ठीक है। CHO होता है भाई। अब अगर CHO है, जैसे अगर ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, तो उसमें भी भाई जैसे O2 के साथ कंबाइन करके CO2 और H2O बनता है, ठीक है। तो इसका X की जगह X ही आएगा, Y है यहाँ पे Y2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पहले Z पहले से ही है ना, यहाँ पे Z पहले से ही है, तो यहाँ पे X + Y/4 - Z/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, दिख रहा है ना तुम, 2 हैं इसलिए भाई, ठीक है। -Z/2 आ जाएगा क्योंकि Z तो यहाँ पे पहले से है ही, ठीक है। अब CXHYNZ, ठीक है, प्लस O2 गिव CO2 H2 और N2 देगा क्योंकि यहाँ पे N है ना। तो भाई अब X का X, Y/2 N/2 क्योंकि 2 और भाई O2 का तो यहाँ पे अगर यहाँ पे सिंगल हो गया तो भाई X + Y/4, ठीक है। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो भाई वो बैलेंसिंग कर लो, समझ लो, ठीक है। बैलेंसिंग एक बार वीडियो से या फिर कहीं 10th में जाके, ठीक है, वीडियो देख लो एक, ठीक है। अब प्योरिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो गिवन मास ऑफ अ सैंपल और कंपोनेंट इज नॉट इक्वल टू प्योर मास, ठीक है। मान लो भाई अगर हमें 10 ग्राम दे रखा है और 50% प्योरिटी है, तो उसमें से भाई प्योर NH3 बस 5 ग्राम ही तो हुआ, मतलब 10 × 50/100 5 ग्राम, ठीक है। तो यही है बस प्योरिटी कॉन्सेप्ट, मतलब भाई जो गिवन मास होता है वो प्योर मास के इक्वल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में वैसे खुद दे रखा होगा अगर प्योरिटी दे रखी हो, वरना अगर नॉर्मली अगर नहीं दे रखा होगा प्योरिटी वगैरह तो हमें स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से ही करना है, ठीक है भाई। मान लो अब जैसे 2NH3 गिव्स N2 और H2 ना 5 ग्राम, प्योरिटी तो रिएक्ट करेगा, बस प्योरिटी रिएक्ट करेगा अगर भाई उसमें मिट्टी मिली हुई है तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है भाई। इम्प्योरिटीज़ जो हो गया टोटल मास माइनस प्योर मास, है ना। इम्प्योरिटीज़ जो हो गया वो टोटल मास माइनस प्योर मास हो गया। प्योर मास ऑफ कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? गिवन मास ऑफ सैंपल इंटू % ऑफ प्योरिटी अपॉन 100, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे? मास ऑफ प्योर अपॉन टोटल मास इंटू 100, ठीक है। ये तो ईजी है। अब 10 ग्राम ऑफ MgCO3 है, 3 ग्राम ऑफ प्योर है, परसेंटेज प्योरिटी 3/10 × 100 30% आ गया, ठीक है भाई। अब भाई यहाँ पे 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो भाई प्योरिटी दी जाती है या फिर भाई प्योरिटी पूछी जाती है, ठीक है भाई। तो मैं एक ही क्वेश्चन समझा देता हूँ भाई। तो 840 ग्राम ऑफ MgCO3 सैंपल प्योरिटी दे रखी है, देखो 50% प्योरिटी है, जो है हमें MgO और CO2 देता है। तो कैलकुलेट मास ऑफ MgO और वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है। तो MgCO3 हमें MgO और CO2 देता है, ठीक है। हमें बता रखा है भाई जो प्योरिटी है भाई वो 50% है, तो हम गिवन निकाल लेंगे 840/50 मतलब इंटू 50% कर देंगे तो हमें जो है इतना रिएक्ट करेगा, है ना, इतना रिएक्ट करेगा। अब हम भाई वो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था भाई स्टोइचियोमेट्री की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो भाई हमें क्या निकालना है? मास ऑफ जो है MgO निकालना है, तो भाई 420 × 40/84 ही हमने, तुम पिछले लेक्चर देखो भाई अगर तुम्हें समझ नहीं आएगी, ठीक है। वैसे ही सेम भाई हम 420 × 22.4/84, ठीक है, निकल ही आई है, ठीक है। ऐसे बस हमें एक तरह से प्योरिटी बस हमें वो निकालने के लिए करनी पड़ेगी कि कितना मास है, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी भाई दे रखा होगा, ठीक है, ये भी मतलब सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। 20% प्योरिटी है तो हमें प्योरिटी निकालना है,
ठीक है। 20 ग्राम है तो प्योर कितना हो गया, 4 ग्राम हो गया, ठीक है। फिर हम वही उस वाले पिछले वाले से कर देंगे स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन से। अब या तो प्योरिटी जो है पूछी जाती है भाई, अगर सैंपल ऑफ 200 ग्राम दे रखा है इज डिकम्पोज टू गिव 33.6 लीटर ऑफ CO2, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्योरिटी जो है सैंपल यूज हुई होगी। तो भैया जो रिएक्शंस है ये तुम्हें धीरे धीरे याद हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन में भी गिवन होती है, ठीक है। मेरे को भी याद नहीं है अभी, टू बी ऑनेस्ट में बताओ तो, ठीक है। तो CaCO3 जो है CaO और CO2 में टूटता है, ठीक है भाई। तो हमें दे रखा है कि भाई जो 200 ग्राम सैंपल ऑफ CaCO3 था इस डिकम्पोज, भाई 200 ग्राम सैंपल था, हमें प्योर निकालना है, मतलब कितना रिएक्ट वो होगा। तो भाई हमें दे रखा है कि 33.6 लीटर गिवन है, तो भाई ये हमने स्टैंडर्ड निकाल लिया। अब हमें ये निकालना है, तो भाई गिवन इनटू उसका भाई स्टैंडर्ड जिसका निकालना है अपॉन इसका स्टैंडर्ड, तो 150 ग्राम प्योर आ गया भाई। अब हमें प्योरिटी निकालनी है, तो 150 अपॉन जो टोटल था 200 इंटू 100, तो 75% प्योरिटी आ गई, ठीक है। यील्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है, यील्ड कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सेम सा ही होता है भाई। अब जैसे भाई प्योरिटी थी कि जो रिएक्टेंट है उसकी प्योरिटी थी, यील्ड हो गया कि भाई जो रिजल्ट आएगा उसमें लाइक जितना आना चाहिए था उससे कम ही आता है, ठीक है। अगर हम रियल लाइफ देखें तो थियोरेटिकल यील्ड मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री, तो स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से जो प्रोडक्ट आएगा अमाउंट वो है थियोरेटिकल। एक्चुअल हो गया भाई जो एक्चुअल आएगा, एक्चुअल अमाउंट, ठीक है। तो भाई थियोरेटिकल यील्ड हमेशा एक्चुअल से ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। क्योंकि भाई अब जैसे भाई थियोरेटिकल स्टूडेंट हो गया ये भाई 24 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल हो गया भाई हम तो भाई क्लास के बाद ही सो जाते हैं। ये नहीं करना है भाई, ये नहीं करना है, थियोरेटिकल की तरफ बढ़ो भाई। चलो अब भाई परसेंटेज यील्ड या फिर परसेंटेज एफिशिएंसी हो गया एक्चुअल यील्ड अपॉन थियोरेटिकल इंटू 100। अब एक्चुअल यील्ड हो जाएगा, अब भाई बस यही एक्चुअल यील्ड ये हो जाएगा, तो वहाँ भेज दो बस ऐसे, है ना। थियोरेटिकल यील्ड इंटू परसेंटेज एफिशिएंसी अपॉन 100, ठीक है भाई। अब भाई इसके भी दो सवाल बनते हैं, इसके भी दो सवाल बनते हैं कि भाई परसेंटेज यील्ड दिया गया हो या फिर भाई प्रोडक्ट दिया गया हो, थियोरेटिकल यील्ड निकालो स्टोइशियोमेट्री से, फिर परसेंटेज निकालो। अभी रोए भी बता रहा हूँ बाद में, ये पता नहीं क्या लिखा है बताइए। चलो A से 2B बन रहा है, 50% यील्ड है, ठीक है। व्हाट विद द मोल्स ऑफ B प्रोड्यूस्ड इफ 10 मोल्स इज रिएक्टेड, भाई 10 मोल है रिएक्ट कर रहा है इसका, ठीक है। और यहाँ पे 2 बन रहे हैं, ठीक है। 1 मोल से अगर 2 बन रहा है तो भाई 10 मोल से 20 बनेंगे। ये तो थियोरेटिकल है, लेकिन एक्चुअल क्या होगा भाई 50% यील्ड बताया है, तो भाई थियोरेटिकल का इंटू 50% कर देंगे तो 10 मोल आ जाएंगे, ठीक है। थियोरेटिकली से तो 20 मोल होना चाहिए था, लेकिन मैं क्योंकि 50% यील्ड आया है तो भाई इसलिए 10 मोल। अब भाई हम सुबह सोचते हैं कि भाई मैं थियोरेटिकल सोच रहा हूँ, थियोरेटिकली मैं सोच रहा हूँ मैं 16 घंटे पढ़ूंगा आज, लेकिन जब एक्चुअल में आते हैं, एक्चुअल हम यील्ड में आते हैं तो भाई हमने बस 6 घंटे पढ़ा होता है। तो एक तरह से वही हो गया भाई। अब अगर हमारी एफिशिएंसी भाई मान लो 60% 70% भी है, मान लो अगर मैं 16 के 10 भी पढ़ लूँ यार तो अच्छी बात है यार, तो हमें थोड़ा बढ़ाते हैं यार अपनी एफिशिएंसी भाई, है ना। सेकंड टाइप क्या हो गया, प्रोडक्ट दिया होगा थियोरेटिकल लीड निकालो, ठीक है। जैसे अब अभी दे रखा है 10 मोल्स ऑफ A प्रोड्यूस, हमें 15 मोल दे रखेंगे, 15 मोल किया है, ठीक है। तो हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी है, परसेंटेज यील्ड निकालो स्टोइशियोमेट्री से, फिर परसेंटेज निकालो, मतलब फिर हम क्या करेंगे थियोरेटिकल यील्ड निकालेंगे पहले। भाई मान लो 1 मोल से भाई 2 मोल बन रहा है तो 10 मोल से 20 मोल बनने चाहिए, लेकिन बने क्या है 15 मोल। तो हमने स्टोइशियोमेट्री से पहले हमने थियोरेटिकल यील्ड निकाली, हमने 20 मोल निकाले, फिर परसेंटेज निकालो, फिर परसेंटेज निकालो, परसेंटेज क्या हो गई जो बने एक्चुअल अपन थियोरेटिकल 15 अपन 20 इंटू 100, 75% हो गया भाई। भाई यही सेम रिएक्शन है, ठीक है। हम ये रिएक्शन दे रखी है, परसेंटेज यील्ड फॉर रिएक्शन 1 is 60% और भाई सेकेंड रिएक्शन के लिए 50% है, तो ओवरऑल यील्ड पिछा है। तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 60% है, तो 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, 1 मोल बनना चाहिए था, ठीक है। 1 मोल से 1 मोल बनना चाहिए था, लेकिन 1 का 60 लेंगे तो 0.6 मोल बना, ठीक है। थियोरेटिकली 1 मोल बनना चाहिए था, लेकिन 0.6 एक्चुअल बना। फिर अब 0.6 से 0.6 बनना चाहिए था, लेकिन भाई ये थियोरेटिकल था, लेकिन एक्चुअल बना है 0.3, क्योंकि भाई 50% था, ठीक है। हमने वही परसेंटेज मल्टीप्लाई करके निकाला है, तो एक्चुअल 3 बना है। तो अगर हम देखें कि शुरुआत में 1 मोल था और यहाँ पे इसका भाई एक बनना चाहिए था वैसे तो तीनों का, लेकिन भाई अब जो यहाँ पे 1 मोल था यहाँ पे 0.3 बना है, तो हमें अगर इसकी ओवरऑल यील्ड निकालनी है तो 0.3 अपॉन 1 इंटू 100 तो हो जाएगा 30%। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो भाई चलो, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया भाई, अब भाई लिमिटिंग जैसे लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट, मतलब एक तो हमें चीज़ पता चल गई रिएक्टेंट से ही कि भाई जो है वो रिएक्टेंट वाली साइड पे है, प्रोडक्ट वाली साइड में है, रिएक्टेंट वाली साइड पे है, ठीक है भाई। तो व्हेन क्वांटिटी ऑफ मोर देन 1 रिएक्टेंट्स आर गिवन देन वी आर
देन वी यूज लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट। भाई अगर क्वेश्चन में भाई दो हमें वो दे रखे हैं, मोर देन क्वांटिटी दे रखी है, एक रिएक्टेंट मतलब एक रिएक्टेंट से ज़्यादा की क्वांटिटी दे रखी है, तभी भाई लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है भाई, दैट रिएक्टेंट विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। लिमिटिंग मतलब एक तरह से भाई मतलब वो कम है, मतलब भाई जैसे एक रिएक्शन हो रही है A+B, ठीक है, तो ए जो है ये लिमिटिंग है, तो भाई ऑब्वियसली ये कम है, ठीक है। अब मान लो ये 10 ग्राम है, वो 20 ग्राम है, ठीक है, तो भाई पहले यहाँ का 10 के 10 ग्राम से वो होएगा रिएक्ट, तो भाई 10 ग्राम का जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे मान लो 10 ग्राम बचे हैं, लेकिन यहाँ पे तो 0 हो गया, अब किससे रिएक्ट करेंगे, तो एक तरह से रिएक्शन तो रुक जाएगी भाई। अमाउंट ऑफ जो अब जो है लिमिटिंग रिएजेंट अनरिएक्टेड आफ्टर रिएक्शन 0 होता है भाई, ऑब्वियसली भाई कि अगर लिमिटेड रिएजेंट है, अब वो भाई क्या नाम है, अगर पूरी रिएक्शन हो गई तो पूरी रिएक्शन तभी तो खत्म होगी जब भाई लिमिटिंग रिएजेंट 0 हो जाएगा। और लिमिटिंग रिएजेंट फिनिशेज और कम्प्लीटली यूज्ड, जो लिमिटेड रिएजेंट है वो फिनिश हो जाता है या कंप्लीटली हो जाता है, इट लिमिट्स और स्टॉप द फर्दर रिएक्शन। वही जो भी मैं समझाया कि भाई अगर लिमिटिंग रिएजेंट ही खत्म हो गया तो फिर भाई फर्दर रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि भाई अब जो एक्सेस में वो है प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट वो किससे वो होएगा, है ना। अब भाई वंस एलआर इज आइडेंटिफाइड इट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट आर यूज्ड। भाई मतलब अगर हमने एक बार लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, एक क्वेश्चन की बात हो गया, ठीक है, फिर हम बता सकते हैं कि भाई अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ है और अमाउंट ऑफ अनदर रिएक्टेंट अनयूज्ड। मतलब भाई मान लो एक रिएक्टेंट तो हमारे पास भाई 10 ग्राम था, एक दूसरा 20 ग्राम था, तो अभी मैं मान लेते हैं मान लो 10 से 10 ही वो हो रहा है रिएक्ट, तो भाई 10 ये 0 हो गया, ये 10 तो बचेगा, तो एक तरह से 10 बचेगा ये, और मान लो 10 ही बन रहा है, ठीक है, 10 बनेगा भाई, तो हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्सेस रिएक्टेंट क्या हो गया कि भाई रिएक्टेंट विच इज़ नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, भाई जो ज़्यादा है, जो ज़्यादा वाला है, जो कम्प्लीट यूज़ नहीं हुआ, जैसे बी हमारे में मेरा जो वो थे एग्जांपल A+B, जैसे ये 10 ग्राम था 20 ग्राम था, तो बी जो है ये एक्सेस हो गया। सम पार्ट ऑफ ER रिमेन्स अनयूज्ड, भाई ऑब्वियसली मीन्स इसलिए तो इसका नाम एक्सेस है भाई। अब भाई मेरे को ना पहले एक क्वेश्चन में सर ने एक्सेस का यूज़ किया था, तो तब मेरे को समझ नहीं आया था, ठीक है, मैंने एक बार शायद वीडियो में बोला भी था, लेकिन अब मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, तो अब एक तरह से वो बोलते हैं ना कि आई कनेक्टेड द 2 डॉट्स, वैसा वाला मेरे को फील हुआ था। रुको मैं वो क्वेश्चन ढूंढता हूँ, मेरे को मिलता है तो। हाँ देखो भाई, जैसे यहाँ पे भाई लिखा है एक्सेस HCl, ठीक है, तो एक तरह से मास ऑफ H2 व्हेन 27 ग्राम ऑफ Al रिएक्ट्स विद एक्सेस HCl, तो हमने भाई इसे 27 ग्राम के उससे निकाला था ना, 27 से इससे निकालेंगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है कि अगर हमें ये एक्सेस बता रखा है तो ये लिमिटिंग होगा, इसलिए हमने इससे अकॉर्डिंग निकाला था। अब समझ आ रहा है, अब तुम भी डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो। मैं भी मतलब भाई अगर तुम्हें ये सब समझ आ रहा है तो भाई एक तरह से प्लस पॉइंट है ना ये, जैसे मैं भी डॉट्स कनेक्ट कर पाया हो। अब भाई एक क्वेश्चन दिया था कि भाई मान लो A+2B इज इक्वल टू C, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C प्रोड्यूस्ड व्हेन 10 मोल्स ऑफ A एंड B आर ईच आर रिएक्टेड, ठीक है, 10 मोल इसके रिएक्ट हो रहे हैं, 10 मोल इसके रिएक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर हम उसे स्टैंडर्ड वाला देखें तो 1 मोल इसका है, इसका 2 मोल है, इसका 1 मोल है, तो एक तरह से हम इसका अगर हम निकालना चाहें कि LR और ER क्या है, तो 10/2 हम देखें तो ये 5 आ रहा है, अगर हम स्टैंडर्ड गिवन से स्टैंडर्ड डिवाइड करें तो 5 आ रहा है, तो एक तरह से यही है जो लिमिटिंग रिएजेंट है, ये एक्सेस रिएजेंट है। In case of moles given, LR is identify the smallest value of ratio by given moles by their stoichiometric coefficient। भाई अगर मोल्स के क्या नाम है सिचुएशन में, तभी भाई हम गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट कर सकते हैं भाई, तभी कर सकते हैं। अगर मास गिवन है तब नहीं कर सकते, ठीक है, तब नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए भाई हमने किया भाई 10/2, हमें पता चल गया ये वो है भाई लिमिटिंग रिएजेंट, तो भाई नंबर ऑफ C मोल्स जो है अब हम निकाल देंगे, हम इससे निकालेंगे, ठीक है, इससे निकालेंगे, याद है ना मैंने बोला था जो लिमिटिंग रिएजेंट है उससे निकालते हैं, तो इससे निकालेंगे। कैसे निकालते थे भाई, 10 इंटू जो गिवन है इंटू जिसका निकालना है उसका स्टैंडर्ड अपॉन जो गिवन है उसका स्टैंडर्ड, ठीक है, 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5 मोल, तो शॉर्टकट ओनली वैलिड फॉर मोल्स। हाँ ये तो बता दिया मैंने, ठीक है भाई। अभी जो है लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन अभी हम और करेंगे आगे, तो यार चलो कल मिलते हैं, बाय 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 बाय।